3 मुख्यमंत्री तो आपके टारगेट में थे पहले ही। इनका कार्यकाल कैसा लग रहा, संतुष्ट हैं आप? इनसे अभी 6 महीना हो गया, इसलिए 6 महीना में लोग विवेचना कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। एक व्यक्ति के नाते मुझे गंभीर लगते हैं, एक व्यक्ति के नाते कई काम करना चाहते हैं। तो आपसे सलाह मशवरा लेते हैं सीनियर होने के नाते? नहीं, वो सलाह लेते नहीं हैं। मैं 2 बार मिला, मुझे जो लगा मैंने सलाह दे दिया। अच्छा। वो मुझसे सलाह नहीं लेते हैं और मैं इसकी अपेक्षा भी नहीं रखता हूँ। रघुवर दाग हैं, आपने ऐसा कहा था। मोदी डिटर्जेंट, अमित शाह लॉन्ड्री भी साफ नहीं कर पाएगा। तो मैंने कहा था कि ये दाग भगवा पर लगी है और झारखंड के दामन पर लगी है जी। इस दाग को मोदी जी का डिटर्जेंट और शाह साहब की लॉन्ड्री भी नहीं धो सकेगी। जनता ही इसको साफ कर सकती है। जमशेदपुर के विकास के लिए कोई प्लान ऐसा आपके पास? जमशेदपुर में बहुत कुछ नहीं करना है विकास के लिए, और मैं कहता हूँ जमशेदपुर को कि लोग इसको इस्पात शहर कहते हैं जी, स्टील सिटी। हाँ, मैं कहता हूँ कि ये अनियमितता शहर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया टाइम और मैं हूं पंकज। उसूलों की राजनीति करने के लिए जाने जाने वाले पीएम मोदी की लोकप्रियता को भी मात देने वाले, मुख्यमंत्री को अपने ही सीट पे हराने वाले, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता की जिन्होंने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत 8वीं कक्षा से की। जननायक के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय जी। चुनावी दौरान में आपका नारा था अहंकार के खिलाफ चोट, जमशेदपुर करेगा वोट। जी। जमशेदपुर तो वोट कर चुका, अहंकार पे कितना गहरा चोट पड़ा? देखिए, कई बार होता है कि रस्सी जल जाती है मगर ऐंठन काफ़ी समय तक रहती है जी। और अहंकार प्रवृत्ति होती है। हम कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर बहुत कम बदलता है, नहीं के बराबर नहीं बदलता है जी। तो किसी के प्रकृति प्रवृत्ति में ही अहंकार है तो कितना दिन तक आप वो कोशिश करके आप छुपा कर रखिएगा। विनम्र होने के बाद भी अहंकार सामने आ जाता है। और आज भी जमशेदपुर के लोगों का ये नारा था, मेरा कुछ था नहीं। मैं तो 15 दिन पहले चुनाव लड़ने गया वहाँ जी। जमशेदपुर के लोग धीरे धीरे तैयार। आखिरी लिस्ट नहीं आई थी, उससे पहले ही आपने? नॉमिनेशन के 1 दिन पहले मैंने निर्णय लिया। जी जी। मैं तो, मुझे याद है कि अगस्त 2019 में, आज से 1 साल पहले, जब मुझे आभास हुआ कि रघुवर दास जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुनी जाती है दिल्ली में, वो नहीं चाहते हैं कि मुझे टिकट मिले। हमारे ओम माथुर जी प्रभारी होकर आए थे, सीनियर नेता हैं। मैं तो जाकर उनसे मिला दिल्ली। मतलब आप बोल रहे हैं कि वो नहीं चाहते थे कि आपको टिकट मिले? रघुवर दास जी? हाँ जी। हाँ, नहीं चाहते थे। लिटरली वो नहीं चाहते थे? हाँ, लिटरली नहीं, बट 100% मन मिजाज से भी नहीं चाहते थे। ये मुझे जानकारी मिली तो मैं दिल्ली गया। ओम माथुर जी हमारे प्रभारी नियुक्त हुए थे, राजस्थान के बड़े नेता हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, अगर देखिए, मैंने उनको पूरा वृत्तांत स्थिति बताया कि झारखंड में मेरी स्थिति क्या है। मैंने कहा कि आप लोगों को ये लगता है कि मुझे टिकट नहीं मिलना चाहिए, आप मुझे टिकट नहीं देंगे तो आप बता दीजिए, अभी बता दीजिए या जल्दी बता दीजिए। मैं ही प्रेस को बुलाऊंगा और कहूँगा कि भाई खुद से डिक्लेयर कर देंगे। हाँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बहुत हो गया, काफ़ी दिन हो गया, और भी कई काम हैं, हजारों गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। जी जी बिल्कुल। तो राजनीति के बाहर हम लोग काम करेंगे, सब कुछ करिएगा मेरे साथ। आप कहिएगा तो मैं कार्यकर्ता भाव से आपके कार्यालय में झाड़ू दे दूंगा, आपके पैर में दर्द होगा, आपके पैर भी दबा दूंगा। मगर मुझे अपमानित करने की चेष्टा करिएगा जी, तो वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अभी तक मैं उस संत प्रवृत्ति का नहीं हुआ हूँ कि अपमान बर्दाश्त कर लूँ। मैंने कहा कि आप एक ही सावधानी मेरे साथ रखिएगा। इसलिए शायद आपने कहा भी था बीच में कि बेईमानी कर लो चलेगा, बदजुबानी कर लो वो भी चलेगा, लेकिन एक आदमी दोनों चीज़ करे वो बर्दाश्त नहीं होता है। चोरी और सीनाजोरी दोनों जी, और मेरे जैसे आदमी को बर्दाश्त नहीं होता है। तो मुझे लगा कि ये लोग जानबूझकर मुझे अपमानित कर रहे हैं, अब मुझे लोगों के पास जाना चाहिए। मैंने कहा कि मैं अब चुनाव लड़ूंगा, अपने क्षेत्र से नहीं लड़ूंगा, मैं मुख्यमंत्री के ही खिलाफ लड़ूंगा और स्वतंत्र उम्मीदवार के नाते लड़ूंगा। क्षेत्र ऐसा बोला भी जाता है कि उनका पर्टिकुलर जो व्यवहार है, उनके व्यवहार के प्रति लोग काफ़ी नाराज थे। अब नाराज तो थे, कार्यकर्ताओं में ज़्यादा नाराजगी थी। मगर जब कोई मुख्यमंत्री है और भरी सभा में कार्यकर्ताओं को कहे कि ये चिरकुट हैं कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ताओं की मत सुनना को डरमा के भरी सभा में अखबारों में छपा कि भाजपा के कार्यकर्ता जाएं पैरवी करने, दलाली करेंगे, नहीं सुनना, ये चिरकुट है। न्योले को सांप का दुश्मन माना जाता है।
शुगर पेशेंट के लिए रसगुल्ला दुश्मन है, सही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप एक दुश्मन की तरह खड़े रहते हैं। अब देखिए, मेरे स्वभाव में है, क्योंकि हम लोग आरएसएस के स्वयंसेवक जरूर हैं, परंतु विद्यार्थी परिषद में रहे, सब जगह रहे, तब तक कोई राजनीतिक रुझान नहीं थी। मैं तो 1975 में आरएसएस का होल टाइमर निकला था, प्रचारक निकला था, जिला प्रचारक निकला था। छपरा जिले में मेरी पोस्टिंग हो गई थी, 2 दिन बाद इमरजेंसी लग गई। तो उस समय जेपी आंदोलन था, हम लोग उससे जुड़े विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहते हुए, और जेपी आंदोलन में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था जी। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उस समय से लड़ने का एक मानस बना। तब से मैं तो 1980 से इसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। इसलिए पहले आपके हत्थे चढ़ गए लालू प्रसाद यादव? लालू जी तो हम लोगों के मित्र थे। मित्र मतलब कॉलेज में हम लोग एक ही समय थे। लालू जी से अच्छे संबंध थे, हंसी मजाक वाला स्वभाव उनका रहता था। 84 में लगा कि राजनीति मेरे बस की बात नहीं। बिहार विधान के परिषद के सदस्य भी रहे। नहीं, 84 में राजनीति छोड़ दिया, घोषणा करके छोड़ दिया, और लगा कि राजनीति मेरे लिए सूटेबल नहीं है। फिर 1986 से मैं पत्रकारिता में आ गया। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, पटना आए थे तो मैं जुड़ गया, और 93 में संयोग हुआ कि मैं बीजेपी में आ गया। और बीजेपी में आ गया तो पत्रकारिता छोड़ दी मैंने, क्योंकि किसी पार्टी में आने के बाद आप निष्पक्ष रूप से लिख नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार जी हमारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के साथी थे, जब हम लोग की दाढ़ी मूछ आ रही थी उस समय से। और हम लोगों ने पहले तय किया था कि हम लोग इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे। एक ही साथ हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था, बाद में वो चले गए, मैं नहीं गया। मैंने फिजिक्स से एमएससी किया। मेन स्ट्रीम में कब आए आप? राजनीति के मेन स्ट्रीम में कब? 1993 में मुझे याद है कि बाबरी मस्जिद टूटी 1992 में। 92 में थी। तो उसके बाद से अडवाणी जी की लोकप्रियता उस समय जितनी थी, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। मोदी जी से अधिक भीड़ उनकी सभाओं में जुटती थी आज जो जुट रही है। उस समय उनका पूरे प्रदेश का दौरा था। तो मैंने कहा कि अडवाणी जी से मिलने में तो मुझे बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं मिलने गया अडवाणी जी से। 3-4 लोग थे उसमें। अध्यक्ष थे, धीरेन्द्रनाथ जी थे, आरएसएस के प्रांत प्रचारक थे, गोविंदाचार्य थे। तो अडवाणी जी ने मुझसे ही कहा कि देखो, गोविंदाचार्य जब पार्टी में काम कर रहा है, तुम्हारा दोस्त है, और भी तुम्हारे सारे दोस्त हैं पहले के जो हम आरएसएस में काम करते थे, आ जाओ, अच्छा रहेगा पार्टी में आने का। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सोच के बताऊँगा, क्योंकि उस समय लालू प्रसाद की सरकार में एक सिंचाई आयोग बना था, मैं उसके फुल टाइम मेंबर के नाते काम कर रहा था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कब तक सोचोगे? मैंने कहा कि होली के बाद। तो मैंने 1993 से भाजपा में काम करना शुरू कर दिया, फिर से दोबारा, जो लंबा लिंक टूट गया था। इसलिए मैं उस समय ही कहा था कि मैं पार्टी से कभी कुछ मांगा नहीं हूँ, आज भी नहीं मांगूंगा। अगर आप मुझे टिकट नहीं देना चाहते हैं, आप केवल कह दीजिए, मुझे इशारा कर दीजिए। तो आपने अलग पार्टी का गठन भी कर लिया? मैंने अभी तक जमशेदपुर के इलाके में जो समूह हमारे साथ जुड़ा, उसके लिए मैंने एक संगठन तदर्थ रूप में बनाया है। मगर अब लोगों ने तय किया है कि एक पार्टी हम लोग बनाएं। उसके लिए चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन के लिए भी लोगों ने अप्लाई कर दिया है। मगर हम लोगों ने ये स्पष्ट किया है कि जो आम राजनीति है, जिसमें एक पार्टी बन जाती है, तो पार्टी को बना लेना बहुत आसान है, चलाना बहुत कठिन है जी। और कई लोग हैं जिनकी पार्टियां चलती नहीं हैं, बंद हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। आपने 5 विधायक जिता लिया तो जो बड़ी पार्टियां हैं वो अपने आप में मिला लेती हैं, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो 3 मुख्यमंत्री तो आपके टारगेट में थे पहले ही। इनका कार्यकाल कैसा लग रहा? संतुष्ट हैं आप अभी तक? नहीं, अभी जो मुख्यमंत्री हैं इनसे अभी 6 महीना हो गया, इसलिए 6 महीना में वो लोग विवेचना कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। एक व्यक्ति के नाते मुझे गंभीर लगते हैं, एक व्यक्ति के नाते कई काम करना चाहते हैं। और मेरी अब तक उनसे 3 बार भेंट हुई है। एक बार अनौपचारिक भेंट थी, 2 बार औपचारिक भेंट है। मैंने हमेशा ही जो अच्छा लगा वो इनको कहा, और इन्होंने भी उसको पसंद किया। वो आपसे सलाह मशवरा लेते हैं सीनियर होने के नाते? नहीं, वो सलाह लेते नहीं हैं। मैं 2 बार मिला, मुझे जो लगा मैंने सलाह दे दिया। अच्छा। वो मुझसे सलाह नहीं लेते हैं और मैं इसकी अपेक्षा भी नहीं रखता हूँ।
मैंने कहा कि मैं तो आपकी प्रशंसा इसलिए करता हूँ कि आप नौजवान हैं और इस उम्र में मुख्यमंत्री बन गए हैं और आप इतने कूल रहते हैं, शांत रहते हैं, उत्तेजित नहीं होते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता है जी। तो आपसे इस राज्य को नियति ने और भी कुछ देने का फैसला आपके माध्यम से किया है। आपको अपने व्यक्तित्व का विकास वैसे करना चाहिए। रघुवर दास जी को आप सलाह देते थे? रघुवर दास जी या वो लेते ही नहीं, रघुवर दास जी को सलाह की जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं थी, वो खुद में इंटेलेक्चुअल थे ना, संपूर्ण थे। 2000 जब से सरकार बनी तब से मंत्री थे जी, वित्त मंत्री रहे, नगर विकास मंत्री रहे, तो इतना जिसका अनुभव हो जाता है वो फिर सलाह लेने की ज़रूरत क्यों महसूस करेगा। फिर भी मैं जबरन उनको सलाह देता था, देखा कि मौखिक सलाह से नहीं बन रहा तो मैं लिख कर देने लगा। अच्छा, दर्जनों चिट्ठियां हैं, मैं अपनी वेबसाइट पर डालूंगा, आज से डालना शुरू करूंगा। मैंने उनको सलाह दिया है, लिख कर दिया है। राज्य की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो इसके बारे में लिख कर दिया है। अब वो क्या करना चाहिए सरकार को वो लिख कर दिया। मैंने तो कैबिनेट में यहाँ तक भी कहा था कि जेल जाना मैं नहीं चाहता, जेल जाना आप लोगों को शौक है, जेल जाइए। तो मैंने सब लिख कर दिया है। बाद में मुझे लगा कि सनद रहे इसलिए इसको लिख कर दे देना चाहिए, नहीं तो कल हवा में कौन कहेगा आपने क्या कहा क्या नहीं कहा। रघुवर दाग हैं, आपने ऐसा कहा था। मोदी डिटर्जेंट, अमित शाह लॉन्ड्री भी साफ नहीं कर पाएगा। तो मैंने कहा था कि ये दाग भगवा पर लगी है और झारखंड के दामन पर लगी है जी। इस दाग को मोदी जी का डिटर्जेंट और शाह साहब की लॉन्ड्री भी नहीं धो सकेगी, जनता ही इसको साफ कर सकती है। ये बात मैंने उस समय कहा था और मैंने बड़े परिप्रेक्ष्य में कहा था कि जो कारनामे इन्होंने किए हैं उसकी पोल खुलेगी तो जिस विचार परिवार से, संगठन के परिवार से वो आते हैं, दाग तो उस पर भी लगेगी। और झारखंड में फिर कोड़ा के बाद किसी ने ऐसा किया, ये बात बाहर जाएगी तो दाग झारखंड पे भी लगेगी। अमित शाह जी ने भी 35 मिनट तक मुझसे बात की, बहुत बढ़िया से बात की। उनके कार्यशैली का मैं प्रशंसक था और उन्होंने यही कहा कि मैं 15, 16, 17 सितंबर 2017 को 3 दिन के लिए रांची आ रहा हूँ, रहूँगा, उसमें चीज़ों को ठीक करूँगा। वो यहाँ आए, बात की, उन्होंने बहुत चीज़ों को ठीक किया। उन्होंने जैसे कहा ना, एक जानवर होता है ना जिसकी पूँछ खींचिए तो सीधा हो जाती है, फिर टेढ़ा हो जाती है जी। तो अमित शाह जी का जो प्रभाव है वो प्रभाव कम ही दिन रहा, 2-4 महीने ही रहा। जमशेदपुर के विकास के लिए कोई प्लान ऐसा आपके पास? देखिए, जमशेदपुर के बारे में मेरी योजना पहले से है। लागू करना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है। जमशेदपुर जैसा कठिन क्षेत्र हो गया है। जमशेदपुर में बहुत कुछ नहीं करना है विकास के लिए। जो शहरी इलाका है, जो अर्बन प्लानिंग है, बढ़िया से अर्बन प्लानिंग पर हम काम करें। और मैं कहता हूँ जमशेदपुर को कि लोग इसको इस्पात शहर कहते हैं जी, स्टील सिटी। हाँ, मैं कहता हूँ कि ये अनियमितता शहर है। जितनी अनियमितताएं जमशेदपुर में हैं और कहीं आपको दुनिया भर में नहीं मिलेंगी अनियमितताएं। मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपके औद्योगिक उत्पादन से या आपके व्यवसाय से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इसमें जो करिए वो चीज़ करिए, मगर आपने कुछ जिम्मेदारियाँ टाटा ली समझौता के अंतर्गत जनता के लिए लिया है। जन सुविधाएँ देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, सफाई करेंगे, पार्क देंगे, ये सब करेंगे। इस काम में कोताही होगी तो मैं आपके खिलाफ बोलूँगा। और मुझे मुख्यमंत्री ने भी और मुख्य सचिव ने भी मुझे भरोसा दिलाया है कि जमशेदपुर की अनियमितताओं को दूर करने में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपने कहा था एक बार कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सज़ा पाई, और एक बुक भी है आपकी, लम्हों की खता, उसके बारे में बताइए। देखिए, लम्हों की खता जो हमारी किताब है केवल एक विषय पर आधारित है। 2005 में रांची के सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए कंसल्टेंट की बहाली हुई। अच्छा। पहले कंसल्टेंट काम कर रहा था। रघुवर दास जी जब नगर विकास मंत्री बन गए 2005 के चुनाव के बाद, तो इन्होंने उसके साथ एग्रीमेंट रद्द कर दिया और ग्लोबल लेवल पर उन्होंने बड़ी महत्वाकांक्षी तरीके से कहा कंसल्टेंट बहाल करेंगे। उसी समय वो चीन भी गए थे। चीन से लौट कर आए थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम जमशेदपुर को संघाई बना देंगे 5 साल। वहाँ छपा है, कोई इनकार नहीं कर सकता है।
जी। तो उसी भावना में उन्होंने ग्लोबल टेंडर निकाला, सिंगापुर के परामर्शी को बहाल किया। मैंने उस समय विधानसभा का मेंबर मैं था, बात उठी विधानसभा में, कुछ मैंने उठाया कि इसमें तो बहुत ज़्यादा बेईमानी हुई इसको बहाल करने में। उसके बाद विधानसभा की समिति बन गई, उसने एक रिपोर्ट दिया, इनके फेवर में दिया। फिर मुझे सभापति बनाया था, कार्यान्वयन समिति होती है। कार्यान्वयन समिति का काम ये होता है कि जितनी भी विधानसभा की रिपोर्टें हैं सरकार लागू कैसे कर रही है उसको देखना है। तो इसकी रिपोर्ट मेरे पास आई, मैंने नगर विकास विभाग के लोगों से पूछा कि भैया कैसे लागू कर रहे हो इसको। उनको बुलाया अफसरों को, रघुवर दास जी ने विरोध किया। उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखा कि इनको कोई हक नहीं है बुलाने का, कोई अधिकार नहीं है बुलाने का। जांच रुक गई। जब अर्जुन मुंडा की सरकार गई, कोड़ा आए, आलमगीर आलम विधानसभा अध्यक्ष हुए, तो फाइल फिर लौट कर आई। हमने 2 महीने में जांच करके दे दिया कि इसकी बहाली में भारी भूल हुई है, त्रुटियां हैं, गलत तरीके से बहाल किया गया है, इसका जो एग्रीमेंट है रद्द करके इसको अलग करना चाहिए जी। अब उसके बाद से ही मुझसे ज़्यादा उनकी तनातनी हो गई। तो मैंने ही कहा था कि एक लम्हा था, एक लम्हे में, एक क्षण में नगर विकास मंत्री के नाते रघुवर दास जी ने गलती किया। उसकी सज़ा आज पूरा रांची शहर भुगत रहा है। आज तक यहाँ का सीवरेज ड्रेनेज दुरुस्त नहीं हुआ है। फिर से 1 महीना पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने नया टेंडर निकाला है, नया कंसल्टेंट बहाल करने के लिए। अच्छा। तो ही मैंने कहा कि एक शेर है मुजफ्फर रजमी का कि लम्हों ने ख़ता की सदियों ने सजा पाई, तारीख़ की नज़ीरों ने वो मंजर भी देखा है, लम्हों ने ख़ता की सदियों ने सजा पाई।